हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जिसको हम साधारण भाषा में महंगाई भी कह देते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो सडन एंड कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइजेज एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। कहने का मतलब है कि अगर कीम जो भी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में एकदम से तेज़ी आ जाए और जो मनी की वैल्यू है यानी जो रुपए की वैल्यू है उसमें अवमूल्यन स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह की जो घटना या परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब चीज़ों का एकदम से उनके प्राइस का एकदम से बढ़ जाना और जो रुपए की वैल्यू है उसका एकदम से क्या हो जाना, कम हो जाना, लगातार कम होता जाना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड यानी जो कुल डिमांड है किसी भी वस्तु की या जो भी चीज़ें हम हमारे उसमें इकोनॉमिक सिस्टम में मैटर करती हैं, उनकी डिमांड जब किससे ज़्यादा हो जाती है? एग्रीगेट सप्लाई से, यानी सप्लाई से ज़्यादा जो है उनकी डिमांड हो जाती है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि चीज़ों के मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी, और यही इन्फ्लेशन का एक कारण बनता है। ठीक है, तो आई होप आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। तो देर आर टू मेन कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इसके कारण क्या है, किस प्रकार से इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो दो मुख्य कारण हैं उनमें जो पहला कारण है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको मांग जनित महंगाई भी माना जाता है कि जो महंगाई उत्पन्न होती है वो मांग जनित रूप से भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं इंक्रीज इन इनकम। मान लीजिए कि अगर इनकम बढ़ती जा रही है तो इनकम जब लोगों पे बढ़ेगी तो उनके पास पैसा आएगा, जो कि महंगाई का एक बढ़ने का एक कारण बनेगा। दूसरा कारण इसमें होता है डिक्रीज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर टैक्स के वैल्यूज़ या टैक्स का जो रेट होगा वो डिक्रीज़ होगा तो भी लोगों के पास पैसे की बहुतायत रहेगी उनके पास, और मनी की वैल्यू उनके पास ज़्यादा रहेगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब जो चीज़ें आ रही हैं ये मांग जनित महंगाई के कारण में ही आती हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि अगर किसी ने लोन लिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो उसके पास भी पैसे की अहमियत ज़्यादा हो जाएगी, और जो कि महंगाई का एक कारण बनेगी। अगर ब्लैक मनी, नेक्स्ट इसका कारण बनता है ब्लैक मनी। अगर हमारे आसपास के समाज में ब्लैक मनी ज़्यादा हो जाए तो वो भी क्या होता है? ब्लैक मनी ज़्यादा होने की वजह से भी महंगाई बढ़ती है। तो ये इसके मुख्य कारण हैं जो कि मांग जनित महंगाई के प्रकार में आता है। और दूसरा इसका जो टाइप बनता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरा जो कारण है वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, जो लागत जनित महंगाई इसको बोला जाता है। तो पहला था मांग जनित और दूसरा है लागत जनित। तो लागत जनित में क्या होगा? जो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो इंक्रीज इन वेज रेट्स, यानी मजदूरी की दरों में अगर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो वो भी क्या होगी? महंगाई का एक कारण बनेगा, तो चीज़ें महंगी होने लगेंगी। इन सेकेंड अगर हम इसमें देखें तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल अगर उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, कच्चे माल के मूल्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसको इफेक्ट करता है? महंगाई का एक कारण बनता जाता है। और फिर एक्सपोर्ट, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है लागत जनित में एक्सपोर्ट। मान लीजिए कि हम हमारे देश में किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और हम उसका एक्सपोर्ट बहुत आयत में कर दें, ठीक है, तो भी क्या होगा? देश में महंगाई का संकट आ जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो विदेश में एक्सपोर्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर वो उन चीज़ों की क्या हो जाएगी? सप्लाई कम होती जाएगी और उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से महंगाई क्या होगी? उत्पन्न हो जाएगी या इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके जो दो मुख्य कारक माने जाते हैं वो एक होता है मांग जनित और दूसरा होता है लागत जनित। दोनों के प्रकार मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें आता है इन्फ्लेशन में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, आइडेंटिफाई करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि किस प्रकार की महंगाई का कारक हो सकता है। तो इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं, पहला है क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उसको हम रेंगती हुई महंगाई भी कहते हैं हिंदी में। तो अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन आपकी 1% बढ़ रही है, ठीक है, एनुअली, वार्षिक वृद्धि उसमें लगभग 1% की हो रही है, तो ये किस प्रकार के इन्फ्लेशन का प्रकार माना जाता है? किस प्रकार की इन्फ्लेशन माना जाएगा? इसको क्रॉलिंग एंड क्रिपिंग इन्फ्लेशन माना जाएगा। दूसरे होते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन। ये सबसे ज़्यादा देखने में आती है कि इन्फ्लेशन राइजेज बाई 1 to 5%। अगर इन्फ्लेशन में यानी महंगाई में 1 से 5% की वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति में 1 से 5% की वृद्धि हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सोसाइटी में देखने में आती है। अगर हम अपनी कंट्री के इकोनॉमी की बात करें तो माइल्ड इन्फ्लेशन यहाँ पर अक्सर देखने में आती है। तो इन्फ्लेशन राइजेज बाई 1 to 5% एनुअली, यानी अगर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति 1 से 5% वार्षिक रूप से बढ़ रही है तो ये किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? माइल्ड इन्फ्लेशन की श्रेणी में आएगा।
तीसरा आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन कब माना जाता है? जब इन्फ्लेशन राइजेज बाय 5 to 9% एनुअली, यानी अगर मुद्रास्फीति 5 से 9% बढ़ रही है तो इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। फिर आता है रनिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन राइजेज बाय 10% एनुअली, अगर 10% के लगभग की उसमें वृद्धि हो रही है एनुअली तो उसको रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है जंपिंग एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन राइजेज बाय मोर देन 10%, यानी 10% से ज़्यादा हो गया, एंड अप टू 900% एनुअली, यानी वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि लगभग 900% उसमें वार्षिक वृद्धि हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? जंपिंग एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और ये बहुत ही विस्फोटक घटना मानी जाती है इन्फ्लेशन के प्रकार में, कि अगर किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन क्या हो रही है, 10% से ज़्यादा होती जा रही है और वो लगभग कहाँ तक पहुँच जा रही है? 900%, तो इसको जंपिंग ऑन गैलोपिंग इन्फ्लेशन माना जाता है। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकम्स वेरी हाई एंड कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री। ये भी एक घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई होता जाता है कि वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ही ध्वस्त कर देता है। ऐसा एक देश के साथ हो चुका है, अगर आपको याद हो 2015 में जिम्बाब्वे में ऐसा ही हो चुका था, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया था, तो वहाँ की इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से पूरे देश की इकोनॉमी क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। 2015 में जिम्बाब्वे इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन भी इसका एक इंपॉर्टेंट टाइप आता है, ये भी एक स्पेशल टाइप है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन वेरी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन कंबाइन टुगेदर। इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा यानी जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही बहुत ही स्लो होगी, और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होगा, और साथ ही साथ हाई इन्फ्लेशन उसमें जुड़ जाए तो ये घटना क्या बन जाती है? स्टैगफ्लेशन बन जाती है। ये याद रखिएगा कि स्टैगफ्लेशन में स्लो इकोनॉमी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये इस प्रकार की घटना है, इस प्रकार के टाइप को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ये मुख्य 7 प्रकार इन्फ्लेशन के बनते हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम बात कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर जब मुद्रास्फीति होगी या बढ़ेगी, ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या होगा? लॉस होगा। नेचुरल सी बात है, कंज्यूमर हम और आप होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा, चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी जिसकी वजह से हमें हमें क्या होगा? लॉस होगा। प्रोड्यूसर और सेलर की बात करें तो जो बेचने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है या जो सेलर है, उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो चीज़ें महंगी बिकेंगी तो उनको प्रॉफिट होगा। फिक्स सैलरीड पर्सन यानी जिसकी सैलरी फिक्स है, किसी ड्यूरेशन में वो फिक्स सैलरी पर्सन है और एकदम से महंगाई बढ़ जाए तो नेचुरल सी बात है उसको लॉस होगा। फिर आता है चेंज सैलरी पर्सन। चेंज सैलरी पर्सन का मतलब है, यहाँ पर जो चेंज सैलरी पर्सन से हमारा तात्पर्य है वो ये है कि उसकी जो सैलरी है वो हाइक कर रही है, यानी बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी की सैलरी बढ़ती जा रही है तो उसको महंगाई बढ़ने से उसको डेनेस अलाउंस भी बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो उसको कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फॉरेन ट्रेड में आप समझ रहे होंगे कि अगर महंगाई की स्थिति बढ़ेगी तो फॉरेन ट्रेड में क्या होगा कि हमारे देश को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा। तो ये इसके क्या थे? इफेक्ट्स थे, जो कि मुद्रास्फीति के प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।